हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS Pro में। दोस्तों, अभी बहुत दिन बाद वीडियो आई है हमारी, तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इतना दिन आपको इंतजार कराने के लिए। किसी कारण से कोई ज़्यादा ही अलग से कारण हो गए थे, उनको शेयर में कभी करेंगे, समय आएगा तो बताएंगे। तो उस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अभी वीडियो प्रॉपर तरीके से आएगी और प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी की जाएगी। देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2025 का PCS आने वाला है। अक्टूबर 12 में शुरू हो रहा है, मतलब अक्टूबर 12 को ये एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर, PCS में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपरों का पूरा हल मैं इधर कराऊंगा। देखो, आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ में क्या होता है कि जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं चार, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनसे जो उनके बारे में जो जानकारी, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी PCS का ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्या कर रहा है, पहले क्या होता था कि भाई सीधा ऑप्शन को रिपीट करता था। अभी ऑप्शन रिपीट नहीं करता। अभी एक एक क्वेश्चन से एक ऑप्शन उठाया, फिर दूसरे को मिला दिया, तीसरे से मिला दिया, चौथे को मिला दिया, ऐसे करके दो तीन चार क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। हालांकि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है, उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जहाँ से पहले, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पहले आया है, वहीं से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आपको समझना है कि आप प्रॉपर तैयारी करो। 10 12 साल 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बढ़िया तरह से समझ के उनका डिस्क्रिप्शन देखें, ये आप तैयार कर लो। तो मैं कह रहा हूँ आपकी 70% तैयारी इसी से हो जाएगी। और बाकी करंट तैयार कर लो, 20% का वो, 90% तैयारी 100% कभी होती नहीं है। मतलब ये है कि आप 60%, देखो आपने देखा होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं PCS में, उसमें से 90 प्लस आपके सही हो गए तो कितना भी कट ऑफ चला जाए, 100% आपका क्वालिफाई होना है। और इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो 90 तो मैं श्योर बोल रहा हूँ, 90 श्योर आपका कट ऑफ निकलेगा। और देखो, आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको ये तैयारी कराऊंगा, प्लस मैं करंट की तैयारी कराऊंगा। इन दोनों से आपको लगभग 70 80 क्वेश्चन हो जाएगा। और थोड़ा बहुत तो आप भी तो पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ अलग से पढ़ेंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएंगे या कहीं से और कंटेंट पढ़ेंगे, आपने नोट्स बना रखे होंगे, उन सब से करेंगे। तो आपका लगभग जो है तैयार हो जाएगी चीज़ें, और आराम से हमारा जो है PCS क्वालिफाई हो जाएगा। तो 2025 PCS के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं क्या, प्रीवियस ईयर के PCS के आए हुए क्वेश्चन का पूर्ण व्याख्यात्मक हल। अब देखो, अब मैं आज कौन सा शुरू करूँगा, 2015 का, 2015 का 2015 का आज PCS का पेपर मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको बताऊँगा। देखो, अभी थोड़ा संसाधनों की कमी है, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे इतना हाई टेक लेवल पढ़ाऊँ। लेकिन हाँ, ये है कि ज़्यादा चटक मटक नहीं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, मैं आपको टू दी पॉइंट पढ़ाऊँगा और प्रॉपर पढ़ाऊँगा। जो क्वेश्चन आते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब देखो जैसे करंट है, 15 करंट आपका काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि अब इस 15 करंट से हमको क्या समझना है। चीज़ों को मैं उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता चलूँगा। और देखते हैं, 2 दिन में ये कंप्लीट कराया करूँगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तैयारी करनी होती है और भी काम करने होते हैं, और साथ में सर्विस भी मेरी चल रही है, तो उसमें भी जाना होता है, इतना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले 100% 10 साल का प्रीवियस ईयर, मतलब 15 से लेकर 24, 10 साल हो गया, तो ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, प्रॉपर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, हल्का, वो भी PDF मैं आपको दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, RDX GS गुरु, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तभी तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है। देखो, ये 2015 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे परियोजना आई थी, तो उस टाइम तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की थी, लेकिन अब आपको नई परियोजनाएं, जो भी नई परियोजना आ रही है उसको देखना है। ठीक है, इस तरह तैयारी करके करनी है। नई परियोजना होगी, वो करंट में पता चलेगी, उसको तुरंत प्रॉपर तरीके से देख लेना है। ओके जी, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा, कांडला से, हाँ, कांडला में से, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला, कांडला आपने सुना होगा, क्या है, पोर्ट है कांडला, क्या है, बंदरगाह है। तो बंदरगाह जलपोत भंजन, यानी जो हमारे शिप जो होते हैं, शिप होते हैं, उनको तोड़ने का काम करता है कांडला में, नहीं। हीरा काटने का या पॉलिश का काम होता है, नहीं। निर्यात प्रसंस्करण होता है, देखते हैं चलो। और परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र है, नहीं। तो इसका C ऑप्शन क्या है, ये क्या है, निर्यात प्रसंस्करण, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए यूज करने वाला पोर्ट है। पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है कांडला। ओके, चलो, निम्न में से किसके लिए उद्यमी उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। अब देखो, उस टाइम पे ये MSME के लिए की गई थी। अभी क्या है, MSME के रिगार्डिंग अभी क्या नई परिभाषा आई है, MSME की निवेश और उसका टर्नओवर के लिए कुछ जो है नई परिभाषा गढ़ी गई है इस बार।
इसको जरूर समझ लेना है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना है। ये मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला देखो, 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपने तो पढ़ा होगा, कई बार आया है ये, तो क्या है? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। देखो ये क्या है, 2001 में इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने इसको, यूएन महासभा ने, यूएनएससी बोलते हैं ना, यूएन महासभा ने 2013 में इसको मनाने के लिए घोषणा की थी, ठीक है। 19 नवंबर याद रख लो, इतना याद समझने के लिए इसने 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट दिवस, शौचालय दिवस। अगला देखो, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन क्या है? आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। सही है ये बात? तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखो, वर्तमान सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषय पर ध्यान केंद्रित करे। देखो ये क्या हुआ, ये स्टैटिक क्वेश्चन होगा कथन इसका, तो मतलब ये तो कभी भी सही रहेगा। बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, ये कभी भी सही रहेगा, आज भी रिलीवेंट है ये। लेकिन वर्तमान सरकार, ये उस टाइम 2015 की बात कर रहा है, तो उस टाइम सूक्ष्म आर्थिक विषय पर नहीं, सभी पे कर रही, सूक्ष्म भी कर रही थी और बड़ों पर भी कर रही थी, इसलिए ये वाला गलत है, यानी ए सही है, आर सॉरी 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 गड़बड़ हो गया। हाँ, तो ये क्या हुआ, ए सही है हमारा और आर गलत है। कौन से ऑप्शन में? ये सी में, ए सही परंतु आर गलत, सी ऑप्शन सही। ओके चलो नेक्स्ट देखो, बीएसई ग्रीन एक्स में कितनी कंपनियां? ये बीएसई क्या है, क्या है बीएसई बताएंगे? तो ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक है, इसमें 25 कंपनियां, कौन सी? 25 कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं। ओके 6, उस टाइम की बात है। जैसे निम्न राज्यों में से किसमें 4,000 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा स्थापित संयंत्र की योजना है? तो उस टाइम की, यही तो करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम भी राजस्थान की बात थी। चलो मतलब ये चीज़ देखो, कुछ भी चीज़ें नई हो रही है ना, उसको तुरंत पकड़ो और क्वेश्चन को तैयार करो करंट से। ये चीज़ मतलब पुराने क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है, करंट हम तैयार नहीं करेंगे, उसका कोई आज मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे ये पता चल रहा है कि आज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं या कोई चीज़ नई इन्फॉर्मेशन है उसको तैयार करो। ओके चलो, अच्छा 1900 निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? आज भी रिलीवेंट है क्वेश्चन, मशीनीकृत खान। बेलाडीला, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना, बेलाडीला है इसका आंसर। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? हाँ, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो आपने पढ़ा है ये चीज़, किसने किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था श्री नारायण अग्रवाल साहब ने, ये इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसमें गांधीवादी योजना में क्या है, ये जो है सांस्कृतिक स्तर को भी, मतलब भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को भी ऊपर उठाने की बात करती है। कौन सी? गांधीवादी योजना। अब अगला देखो, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है कथन, क्या है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधिकारिक संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल सही है, सही है। उसके बाद बाहरी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ बनाता है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है, तो इसलिए क्या हो गया, ए हो गया, ए ऑप्शन होगा इसका ए। अगला चलो, नवीकरणीय सॉरी नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी बात सही है नगरीकरण के संबंध में? देखो, ग्रामीण नगरीकरण क्यों बढ़ रहा है ये पूछा जा रहा है, तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, बिल्कुल सही है, लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, सही है ना। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी तो बात सही है, इसलिए भी लोग शहरों में भाग रहे हैं। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे शहरों में ज़्यादा है, ये भी बात सही है। लेकिन ये देखना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर है क्या? आप सोचो, आप गाँव से ही होंगे ज़्यादातर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर नहीं, निम्न जीवन स्तर है, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा सही होगा? 1 2 3 सही होगा, ठीक है जी। चलो, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार? टिन टिन कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे मिलता है? छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का बहुत भंडार मिलता है, ठीक है। चलो अगला देखो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आज का जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? 940, 950, 960, क्या था? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्यों था? 943 था भैया, 43 इसलिए गलत है, ठीक है, 943 याद रख लेना। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया? अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम का ये क्वेश्चन है, किसका? ये उस टाइम का इंपॉर्टेंट है। देखो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय, मतलब देखो एमएसएमई मंत्रालय और एमएसएमई से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी फैक्ट हैं, वो याद रख लेना, इससे इस क्वेश्चन सिद्ध हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो जनगणना का फिर आगे क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 16.16%। कौन सा सही है? इसमें सी सही है, ठीक है जी, 15 का सी। और कितनी जनसंख्या? 19 करोड़ 95 लाख 81 हज़ार
477। ठीक, चलो आ जाओ अगला देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोल रहा है? 16, चलो निम्न को सुमित करना है। देखो अभी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, WTO। WTO क्या काम करता है भाई? WTO देखना जरा, ये क्या करता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, व्यापार के लिए ये क्या है? ये व्यापार, WTO क्या करता है? सामान्य व्यापार में ऋणात्मक, और ये होता है सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों को उपयोग को निषिद्ध करता है। ये दूसरा है पहले का। और ये IMF है। ये IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना। ये क्या करता है? ये क्या होता है? भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है। तो दूसरे में हो गया क्या? एक, दो, एक। और सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देश हैं इसमें, 4 हो गया। और IDA हो गया 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं? 2 1 4 3 सी ऑप्शन में। ठीक है, चल सी ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार, आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन की बात कही गई थी। तो किसमें कही गई थी? ये बी में कही गई थी। मतलब 2011-12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें ये पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन जोड़े गए थे। आज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब देखो इस क्वेश्चन से शब्द से ही तात्पर्य हो रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी नजदीक की वस्तुएं दिखती हैं, उल्टा मत कर देना। नजदीक की, निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की दिखती हैं इसलिए दोष है, और दूर की नहीं दिखती हैं, बस ये है मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है? नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख जा सकता है, दूर की नहीं। तो ये है इसमें ए ऑप्शन, 18 में ए, मायोपिया। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दांत देखना है, दाढ़, दांत वगैरह, और ये सब ENT में यूज करते हैं ना, कान, आंख, नाक, ये इसमें अवतल दर्पण। और गाड़ियों की हेडलाइट में उत्तल दर्पण। ठीक है जी, चलो। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। भाई थायरोक्सिन, इंसुलिन, और ये थायरोक्सिन कहाँ निकलता है बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। थायरोक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन, ये क्या है? ये है मानव के हार्मोन, मतलब जंतु हार्मोन। और पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, D। पेड़ पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम, जाय से जाइलम, जा से जल, जल परिवहन करता है। जल का वहन कहाँ होता है? जल नीचे होता है, मतलब जड़ों द्वारा जल को परिवहन करके ऊपर ले जाता है, जाइलम जल। और फाइलम होता है, फाइलम क्या होता है? भोजन, फूड। वो क्या है? पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा। तो उसको पूरे पौधे को पहुंचाता है फाइलम, फूड। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। देखो लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था, ये बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया, उसने बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है ना, वो एक दिशा में होता है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ। खाद्य संक्रय, खाद्य जाल आपने पढ़ा होगा, उसमें उसमें भी देखा जा सकता है खाद्य श्रृंखला में, ये एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ। ठीक है, और ये 10% की ऊर्जा आगे संरक्षित होती है, 90% वेस्ट चली जाती है, लिंडेमान ने बोला था। ये क्वेश्चन आया था इस बार आरओ में। चलो अगला, निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा 2 अक्टूबर 19 तक पूरा हो जाएगा? देखो उस टाइम का 14 का करंट क्वेश्चन है ये आया था उस टाइम 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे ये आया था स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें क्या था कि कब हुआ था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर शुरू हुआ था ये। तो इसमें कहा गया था 2019 तक, हम 2 अक्टूबर पे 2019 में जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे तब हम भारत को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया दुर्भाग्य से। चलो कारण बहुत हो सकते हैं, कोई नहीं, उसके ऊपर नहीं जाना है। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, होता है। देखो हम क्या हैं, मानव क्या है? नियत तापीय है, यानी गर्म रुधिर वाला। गर्म मतलब उसका टेम्परेचर फिक्स है, चाहे जाड़े हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, टेम्परेचर फिक्स है। कितना है? 98.6, इतना ही ना, 98.6 फ़ारेनहाइट, या 37.37 डिग्री सेल्सियस, इतना मान लो, सेल्सियस में लो 37 डिग्री। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, मतलब मृदु जल मतलब पीने वाला पानी, कहाँ है सबसे ज़्यादा? कहाँ है? यह है महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 25 में सी सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। भारत में गिद्ध की कमी हो गई है, किस कारण से हुई है? देखो एक दवा का नाम है, एक दवा है, क्या नाम है उसको? डिक्लोफेनाक सोडियम। ये दर्द निवारक है, पशुओं को दी जाती है, उस कारण। अब देखो उसको पशुओं को देते हैं, पशु अगर मर जाता है तो वो दवा उसमें संरक्षित रहती है, जिसको फिर गिद्ध खाते हैं। उस पशु को गिद्ध ने खाया, गिद्ध 30 दिन के अंदर मर जाता है उस दर्द निवारक दवा के कारण, डिक्लोफेनाक के कारण। ठीक है, तो वो कारण है गिद्धों की कमी है। अब गिद्ध देखो कि
क्या है, गिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना। चलो, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, CO तो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता है, उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में क्या होता है, निकोटिन नहीं, निकोटीन भी होता है, लेकिन सिगरेट में निकोटीन होता है, लेकिन क्या है, प्रदूषक नहीं निकोटीन। ये बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों होता है। और ये कैंसर कारक हैं दोनों ही, खतरनाक हैं। ये मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे तो हीमोग्लोबिन में ये मिलके और हीमोग्लोबिन को प्रभावित कर देता है। और बेंजीन कैंसर कारक है, ठीक है, इसलिए सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। पायर हीलियोमीटर, ये देखो, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग होता है। पायरो से समझ जाओ अपने आप, ताप के लिए है, लेकिन अब इसमें ताप तो दो है, हवा का ताप है, ताप तो कहीं देखो, हवा का ताप, पौधों के ताप और सोलर रेडिएशन। तो पायर हीलियोमीटर ये है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए यूज होता है। देखो, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के हमारे मीटर यूज होते हैं ना, थर्मामीटर बोल रहे एक तरह से, वो यूज होते हैं। क्या है, एक तो पायरोमीटर और एक पायर हीलियोमीटर, ठीक है। पायरो हीलियोमीटर ये सीधा क्या है, विकिरण को मापता है, विकिरण। चलो अगला देखो, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी ना, वहाँ आर्सेनिक ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका क्या है, नदियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो कौन सा एरिया, देखो इधर पर लगा लो, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, है ना, इस क्षेत्र में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिलता है। अगला देखो, निम्न के में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, कौन सा, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठन से युक्त है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल राइट है। यह एक बंद तंत्र होता है, बंद नहीं होता भाई, यही सही नहीं है, बंद नहीं होता, ये खुला तंत्र होता है, ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये सही है। सी बात गलत है, क्यों, क्योंकि एक बंद तंत्र नहीं होता पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या है, खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, खुला तंत्र होता है। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, जल में कितने लवणता है उसको दर्शाता है। तो किसको दर्शाता, कौन दर्शाता है बताओ, 31 में हो जाएगा बी, हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या है, लवणता को दर्शाता है। पाइक्लाइन क्या है, पाइकोक्लाइन क्या होता है, थर्मो टेम्परेचर को दबाएगा। और पाई को दबाती है भैया, पाइक्लोनाइन मेरे हिसाब से घनत्व को दबाती है। अब बताना, घनत्व को दर्शाती है या किसी और को, तो आप कमेंट में बताना। हेलोक्लाइन जल लवणता को, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ 32 में। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। तो ये स्पर्म व्हेल जो है ना, दांत वाली व्हेल में सबसे बड़ी है, स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल, ओके। चलो 33, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट। भीतरकनिका, गहीरमाथा, सुंदरबनी नहीं है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ये श्रीलंका के पास है ना, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी, ये जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2000, हाँ देखो इसके बारे में बताऊं, ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1989 में बना और 2001 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त की है, 2001 में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत, क्रायो मतलब होता है ताप से संबंधित, ठीक है। तो क्रायोजेनिक संकेत किसे किससे प्राप्त होता है, देखो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे, तो ये होता है भैया आइस कोर से, ए 34 में ए, आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत मिलता है, ठीक। और आइस कोर क्या है, देखो इसमें वैज्ञानिक देखते हैं कि भाई ये आइस के नीचे जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनकी सांद्रता कितनी रह गई है, उससे पता चलता है, ठीक है। पहला देखो, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल बोलते हैं, लघु हिमकाल। तो देखो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से 1600, ये सी ऑप्शन सही है, 1650 ईस्वी से 1870, लेकिन 1300 से लेकर, इंपोर्टेंट लिख लेना, 1300 से शुरू होता है, 1300 से 1800 तक को क्या मानते हैं, लघु हिमकाल। 1300 ईस्वी से 1870, 1300 से 1870 तक मानते हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत, खगोलीय सिद्धांत से एक मिनट, खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, खगोलीय सिद्धांत देखो, जलवायु परिवर्तन का खगोलीय सिद्धांत। तो इसमें देखो पृथ्वी की कक्षा की उपकेंद्र यानी कक्षीय मार्ग, ये तो है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव जो वो भी है, कक्षीय मार्ग भी है, ये भी है। विश्वत अयन यानी पृथ्वी की सूर्य से उपसौर अपसौर की स्थिति, ये भी है। सौर विकिरण ये नहीं है, सौर विकिरण जो है ये क्या है, ये नहीं है, डी ऑप्शन हो गया। अगला देखो 37, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश, मेगा डाइवर्स देश क्या होते हैं, ऐसे देश जहां डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कौन है इसमें, तो इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया मेगा डाइवर्स है,
जहाँ पे बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको मेगा डाइवर्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अपना भारत भी आता है मेगा डाइवर्स में, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चीन, ये सब मेगा डाइवर्स हैं। इन्हीं में से आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? अब इनके हिसाब से देखना है। तो देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में खूब उत्पादकता ज़्यादा होती है, उष्ण कटिबंधीय में सबसे ज़्यादा होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश 38वें में सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। हालांकि इसमें भी उत्पादकता होती है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे कम इसमें होती है। ठीक है जी, चलो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखना, नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ओके, तो देखो, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन इंपोर्टेंट है, 1979 सही है, बिल्कुल राइट है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। अगला, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, बिल्कुल ये भी सही है। प्रथम शिखर सम्मेलन +5 बोल रहा है ना, +5 क्या 1997 में, एजेंडा 21 92 का है, +5 97 का, ये भी सही है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार संबंध नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस संबंध है, और 1997 में आई थी। अच्छा, और इसको 2005 में इसको क्या है, रेक्टिफाई किया गया है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला देखो, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.64 है, यहाँ 6 होता है वैसे। किसके बराबर? अच्छा, इसको अगर सेल्सियस में देंगे तो किसके बराबर है? इसको 36.89, ये नज़दीक है, 37 डिग्री के लगभग बोल दो आप, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये सही है, बी ऑप्शन है इसमें। 40 हो गए। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है, तो उसका अर्थ क्या होता है? टेट्रोप्लेजिया का मतलब होता है दोनों हाथों और दोनों पैरों में क्या हो गया? पक्षाघात हो गया, पक्षाघात। यानी कि टेट्रोप्लेजिया मतलब दोनों हाथों और दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया है। इसको क्वाड्रिप्लेजिया भी बोलते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर। तो देखो, जर्मेनियम, इसके हिसाब से जर्मेनियम। अर्धचालक क्या होते हैं? जो चालक से तो कम हो, गुड कंडक्टर नहीं है और बैड कंडक्टर भी नहीं, उनके बीच में सेमीकंडक्टर है, मतलब आते हैं। तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन से आते हैं? सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, कैडमियम सल्फाइड आता है, गैलियम आर्सेनाइड आते हैं, ये सब है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें होता है एमाइलोज। देखो, थोड़ा समझ लो इसके बारे में। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से हैं? एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। एमाइलोज जो लंबे दाने होते हैं ना, उसमें एमाइलोज पाया जाता है। कौन सा? ऑप्शन हो गया बी। चलो, शरीर के अंदर लोहे की कमी उत्पन्न होने वाले रोग। अच्छा, लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग को क्या है? रक्तहीनता, यानी रक्त कम हो जाता है ना, रक्त कम हो जाता है। कौन सी? रक्तहीनता। कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया 44 में। अच्छा, इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, सी हो गया, लोहे की कमी से। 44 हो गया। आइए आइए 45 पे आ जाओ भाई, कहाँ है? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, मानव गुर्दे में पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। देखो, जो पथरी होती है ना गुर्दे में, किडनी में जो पथरी बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थ का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, मतलब इकट्ठे होने लगते हैं, और उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट इकट्ठा होकर पथरी बन जाती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पेंडेमिक। फैली थी ना भाई, पेंडेमिक, ये ए होता है 46 में। देखो, अब इसमें समझना, निश्चित संख्या में अगर कोई विश्व में फैल रहा है और निश्चित संख्या में निश्चित क्षेत्र में फैल रहा है तो इसको एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक यानी ये बी वाला एपिडेमिक। लेकिन पूरे विश्व में बहुत मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में और एक साथ फैले तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना फैला था, तो कोरोना क्या था? पेंडेमिक था। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग क्या होता है? हैजा। ये किससे होता है? प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन करने से हो जाता है हैजा, सी। ठीक है, 47 में सी। ओके, किससे होता है ये? वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु, बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कोलेरी, उसके से होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदा एडेपिक, एडेपिक संबंधित। देखो, अब इंपॉर्टेंट है, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की भौतिक और रासायनिक, मतलब भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिकली और केमिकली जो उसकी विशेषताएं होती हैं उनको जो अध्ययन करते हैं उसको एडेपिक बोलते हैं, एडेपिक। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। लौंग क्या है? लौंग क्या है? एक सूखे फूल है। लौंग क्या है? सूखे फूल है। इसका नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इसका नाम है, और ये सूखी हुई पुष्पकलिकाएं हैं। डी। एक गिलास पानी में कितने कैलोरी होती है? तो ये 0 कैलोरी होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी। पानी में कोई कैलोरी नहीं, 0 कैलोरी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इंपोर्टेंट है, किसका बताओ? तो इसमें
प्लाज्मिड का, प्लास्टिड का, हाँ किसका, तो इसमें प्लामिड बोलता है इसे। देखो इसमें प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के वाहक अणुओं का प्रयोग होता है इसमें। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। अगला, आकाश का नीला रंग किसके कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन स्कैटरिंग जो होती है। देखो क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें हैं 7 रंग की हैं, जिसमें से लाल रंग सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम स्कैटर होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। जो तरंग दैर्घ्य कम होती है वो स्कैटर हो जाती है। तो ये नीला रंग जो है ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए। और ये कौन स्कैटर करता है इसको, ये समुद्र स्कैटर करता है, इसलिए इसका रंग नीला दिखाई देता है। कौन सा, प्रकीर्णन के कारण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तना। तो देखो अदरक जो है ना आपका तना है, बाकी सलजम, गाजर, शकरकंद ये सब क्या है, क्या है, ये जड़ है। तो ये में हो जाएगा बी। और देखो और तना क्या क्या है, गन्ना है, आलू है, अदरक है, ये सब तने हैं। बाकी जड़ में गाजर, सलजम, शकरकंद, मूली ये सब जड़ें हैं। अगला, बॉक्साइट किसका है, इसका है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका, एल्युमिनियम का। कांसा में से धातु है किसकी, कांसा, तांबा और टिन की। इंपॉर्टेंट है, कांसा, तांबा और टिन की। और तांबा और जस्ता जो लिख रहा है ना सी वाला, ये पीतल का होता है। तांबा और जस्ता पीतल में होता है, ठीक है जी। कौन सा, 55 में ए हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण, अच्छा इंपॉर्टेंट है वो, किस देश में गैसोलीन में एक मिनट, निम्नलिखित में किस देश में गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य, कानून रूप से अनिवार्य है। तो ये ब्राज़ील में, ब्राज़ील में इंपॉर्टेंट देखो, ब्राज़ील में 1976 से ही गैसोलीन में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। 2007 से कानूनी रूप से 25% एथेनॉल मिलाना, मतलब 75% गैसोलीन और 25% एथोलीन या एथेनॉल इसमें मिलाया जाएगा, ठीक है। ये ब्राज़ील में अनिवार्य रूप से है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 Hg है, mmHg है, तो इसका उल्लेख क्या है, इस देखो इससे क्या मतलब है, ये मरकरी संबंध है। देखो मानव का जो ब्लड प्रेशर है ना वो होता है 120 ऑब्लिक 80, 120 80। तो ये क्या दिखाता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष इसको दिखा रहा है कि 120 ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से, है ना। और तो किससे संबंध है, मरकरी से, देखा होगा आपने। तो ब्लड प्रेशर जो मापते हैं ना उसमें मरकरी भरा रहता है पैमाने में, ठीक है। स्पिग्नोमीटर उसका नाम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर मापते हैं। कुनेन, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, कुनेन कहाँ से मिलती है, तो कुनेन किससे मिलती है, छाल से मिलती है। और ये कहाँ का पौधा है सिनकोना, ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है। कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। और मलेरिया के लिए इसका उसका यूज किया जाता है, मलेरिया के लिए सिनकोना का। ओके ठीक है, चलो 58 हो गया। अगला देखो, एक मिनट, चलिए जी। मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना घोषणा करने वाला प्रथम हाई कोर्ट, ये उस टाइम का हाई कोर्ट वो है करंट, लेकिन ये दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट था। 1966 में बना दिल्ली हाई कोर्ट, ये करंट उस टाइम करंट है, लेकिन स्टैटिक पॉइंट ये दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1966 में, ठीक है, 30 अक्टूबर 1966, बस इतना याद रखो। मार्च 15 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसकी है, उससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि बी ऑप्शन था साइड का, लेकिन ये क्या है अब, मतलब देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसकी इनके द्वारा कोई भी किताब किसी की विमोचित की जाती है, मतलब उसका पब्लिकेशन किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सिद्ध कर रहा है क्वेश्चन, ये उससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि इसका बी था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मार्च 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक उपयोगी नाइट्रोजन पाई गई है, तो उस टाइम पे, लेकिन ये करंट क्वेश्चन है, ये था क्यूरियोसिटी रोवर गया था, उसने बताया था, ठीक है। तो रोवर वगैरह इंपॉर्टेंट होकर देख लेना अगर कोई जाता है तो। वर्ष 15 में अर्थ आवर ओवर नहीं आवर है, अर्थ आवर देखो उस टाइम तो मनाया गया था 28 मार्च को, लेकिन अब इसके बारे में समझो थोड़ा सा। अर्थ आवर क्या है, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड का एक अभियान है, जिसमें लोगों को बिजली बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ये अपनाया जाने वाला अभियान है। इसमें क्या होता है, मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे सॉरी, मार्च माह के अंतिम शनिवार को रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइट बंद की जाती है, ठीक है। तो मार्च माह के अंतिम शनिवार इस साल कब पड़ा था आप कमेंट बॉक्स में बताना, उस दिन अर्थ आवर मनाया गया था, ठीक है। तो उस समय ये 28 मार्च को पड़ा था। मार्च 15 में प्रकाशित पत्रिका टेक्टोनो फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे पुराना क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, आज भी हो सकता है लेकिन मुश्किल है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों में
समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ये करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का ठेठ का, तो ये छोड़ दो। एम के मणि थे, ये भी गलत, मतलब कोई मतलब नहीं इसका। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 15 को किया गया अवस्थित है चुंबकीय वेधशाला, तो ये तो उस टाइम पोर्ट ब्लेयर में थी, डी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला चलो। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक, ओपन गवर्नमेंट सूचकांक, तो ऐसे सूचकांक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत को कौन सा स्थान मिला, 37वां मिला था, लेकिन इसका भी कोई मतलब आज की डेट में नहीं है। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो उस टाइम हुआ होगा भाई, कौन सा प्रक्षेपित हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। GSLV 3 था, लेकिन कोई मतलब नहीं है आज इसका। जनवरी 15 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑल आउट किस लिए किया गया था, तो ये असम में बोडो उग्रवादियों के खिलाफ क्या हुआ था उस टाइम पे 2014 में। ये बोडो आतंकवादी, बोडो उग्रवादियों ने क्या किया था, 80 आदिवासियों की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद ये सेना ने चलाया था ऑपरेशन ऑल आउट। और ऐसा कोई ऑपरेशन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसने चलाया है, यूपी पुलिस ने कुछ ऑपरेशन चलाए हैं, उसको याद रखने ना, वो आ सकता है। नैनो प्लग क्या है, क्या है, एक छोटे सुनने का यंत्र है, ये कान में लगाया जाता है और भैया सॉफ्टवेयर से चलता है और बहुत छोटा यंत्र होता है, दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा होता है। ये क्या है, नैनो प्लग, एक छोटा सुनने का यंत्र है। आतंकवादी समूह अल शबाब ने अप्रैल 15 में गरीसा विश्वविद्यालय, देखो इंपॉर्टेंट, गरीसा विश्वविद्यालय 147 लोगों को कत्ल कर दिया, मतलब ऐसी कोई घटना जहाँ पे बहुत बड़ा मतलब होमिसाइड, मतलब लोगों को मारा गया हो, जघन्य हत्याएं हुई हों, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो उस टाइम पे, उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, कहाँ था, ये केन्या की बात है, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं। 70 हो गए, चलिए देखते हैं अब क्या है। 71, यमन में संचालित ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व, स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व निम्नलिखित में से कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया है, तो इसमें पाकिस्तान उस टाइम पे इससे अलग हो गया था। ठीक है, ये करंट क्वेश्चन था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से सम्मानित नहीं है, देखो ये आज के लिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उस टाइम इंदिरा गांधी थी, लेकिन आज क्या इंपॉर्टेंट है, समझो इसके बारे में। 9 जनवरी 2015 में 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे अफ्रीका से। उस दिन को मनाने के लिए हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस में जो ऐसे प्रवासी जो बाहर रहते हैं, लोग इंडिया के हैं, भारतीय मूल के हैं और बाहर रहते हैं, उन्होंने भारत के लिए कुछ योगदान दिया हो, उनको हम सम्मानित करते हैं, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, ये है प्रवासी भारतीय दिवस। फरवरी 15 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने समुद्री इकोसिस्टम तटीय बाह्य सीमा शोरलाइंस में डॉल्फिन जनगणना शुरू की थी। तो डॉल्फिन उस टाइम तो ओडिशा ने की थी, लेकिन ऐसी कोई जनगणना, जैसे अभी अभी नील कौन सा है वो, कौन सा एक जनगणना शुरू हुई है बताना, तमिलनाडु में शुरू हुई है वो, तहर है ना, तहर बोलते हैं जो, उसकी जनगणना शुरू हुई है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कितनी है और कौन कौन से राज्य में है। ठीक है, 2 जगह मिलती है वो, साउथ में मिलती है केवल 2 राज्यों में। ठीक है, तो बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग। फरवरी 2015 में भालचंद नोमाडे ने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार हेतु चयन किया गया था, तो ये कोई मतलब नहीं है, ये तो करंट का क्वेश्चन है, देखने से कोई मतलब भी नहीं इसका। गीता ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ लेना। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, भारत की जो 22 भाषाएं ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उनमें से किसी के लिए भी योगदान दिया आपने, उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उसमें क्या जाता है, 11 लाख रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। और अभी 2025 का या 24 का, कब का ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है, 23 का आया, 24 का आया, 25 का आया, लेटेस्ट जो है वो किसे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लेना। ये फरवरी 2015 में निम्नलिखित में से किस देश में उसके 4 नगरों में एक साथ पहली बार ड्राइवर रहित कार, अब ऐसे कोई बड़ी घटना, उस टाइम ब्रिटेन में 4 नगरों में ड्राइवर रहित कार का प्रशिक्षण हुआ था, ट्रायल, तो ये इंपॉर्टेंट था उस टाइम का। आतंक के साए में, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मार्च 2015 में विमोचन पुस्तक, ये देखो आतंक के साए में किसकी पुस्तक थी ये, तो ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट थी, आज नहीं है। तो ये भैया किसकी थी, ये गरिमा संजय ने उस टाइम लिखी थी, आतंक के साए में। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2015 में जस्टिस SK सिन्हा को अपना मुख्य न्यायाधीश, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये उस टाइम का था, उस टाइम पे बांग्लादेश ने जस्टिस SK सिन्हा को अपना मुख्य न्यायाधीश बनाया था, देखो बांग्लादेश ने बनाया था। अब देखो 78, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो संचालन हेतु यह फिजिबिलिटी स्टडी की थी, तो इसमें से कौन सा उनमें नहीं है, ऐसे पूछा था। तो उस टाइम पे इलाहाबाद में, इसका डी ऑप्शन था 78 में, इलाहाबाद में स्टडी नहीं हुई थी। लेकिन मेट्रो कहाँ कहाँ चल रही है आप लोग देखना। अब ये क्वेश्चन ठीक है, आज भी इंपॉर्टेंट है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशामचरित संकेतक हैं किसके, ये किसके हैं, ये भैया पुराणों के बी। देखो 5 इसमें पुराणों में 5 प्रकार के विषय का वर्णन किया गया, जिसमें सर्ग क्या होते हैं, बीज और आदि सृष्टि का पुराण बताया गया है इसमें। प्रतिसर्ग क्या है,
प्रलय के बाद की जो पुनः सृष्टि सृजित होगी उसके बारे में बताया। प्रतिसर्ग वंश में क्या है, देवताओं और ऋषियों के वंश के बारे में बताया है। मनवंतर क्या है, कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित राजवंशों की तालिका दी गई है इसमें, ठीक है। अब देखो सूची 1 सूची 2 को मिलाना। अशोक क्या था, अशोक को बोलते थे प्रिय दर्शन, 2 हो गया। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को परक्रमांक बोलते थे, बिल्कुल सही है। अशोक था प्रिय दर्शन, समुद्रगुप्त को परक्रमांक यानी 1। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य 4 और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं, 2 1 4 3 सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, यहीं रोकें, कितना टाइम हो गया, बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देखोगे भी। ठीक है, चलो आज कितना क्वेश्चन हो गया, 80 हो गया, हाँ 70 बचे। चलिए ठीक है, आज यहीं रुकते हैं। आप लोग इसको शेयर कर दिए, और कैसा लगा, बहुत दिन बाद बनाया हूँ वीडियो, थोड़ा फ्लो भी टूट रहा था, तो कैसा लगा आपको बताना। अगर पीडीएफ चाहिए तो RDFGS ग्रुप पे ही वहीं पहुँच जाना, टेलीग्राम चैनल है, उस पर इस पर कमेंट करिए, और मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन भेज दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, शेयर करिए यार, थोड़ा चैनल को बढ़वाइए, है ना। अभी हम लगेंगे एक साथ और मिल के फोड़ेंगे इसको, एकदम 100% क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।